हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम आज आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है उसमें BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसमें फिज़िक्स का आज ये दूसरा टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं। तो ये जान लीजिए, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख रहे हैं तो आज हम आपको 11 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आप मान लीजिए कि आना है, श्योर। तो आज आप इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें। हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके कुछ आंसर बताएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, मुड़ते समय कार कभी कभी उलट जाती है। जब यह उलटती है तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे कार जब सड़क के मोड़ पे होती है तो वो मुड़ती है, मोड़ पे उसको मोड़ना होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि उसे पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई गाड़ी, साइकिल, कुछ भी हो, अगर वो सड़क के मोड़ पे होती है तो मोड़ते समय उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। जिस वजह से कभी आपने देखा होगा, हम या तो साइकिल को, मोटरसाइकिल को क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, मुड़ा देते हैं, झुका देते हैं। और एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि रोड जो होता है, जिस साइड उसका झुकाव होता है ना, मोड़ जिधर वो मुड़ता है उधर उसका झुकाव होता है। वो झुकाव या हम खुद झुकाव बनाते हैं या ऑलरेडी बना होता है, ये सारे जितने भी हैं वो किस लिए होते हैं, ताकि मुड़ते समय उसको पर्याप्त अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभिकेंद्र बल के टॉपिक का ये क्वेश्चन है, सेंटीपिटल फोर्स। तो उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि मुड़ते समय कभी कभी ऐसा होता है कि उसे पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो गाड़ी उलट जाती है, पलट जाती है। तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है वो पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है कि सबसे पहले भीतरी पहिए ज़मीन को छोड़ते हैं। कुछ हद तक ये सही आंसर है, देखते हैं क्या इसमें कंडीशन है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है सबसे पहले बाहरी पहिए ज़मीन को छोड़ते हैं। ये गलत है, टोटली ये रॉन्ग है। तीसरा जो है, दोनों पहिए एक साथ ज़मीन को छोड़ते हैं। तो ये तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि एक साथ दोनों पहिए ज़मीन को छोड़ दें, मतलब वो हवा में आ जाएं। तो ये तो कम्प्लीटली इसको आप रॉन्ग कह लीजिए, रॉन्ग मान लीजिए इसको। आगे आते हैं, कोई भी पहिया ज़मीन को नहीं छोड़ता। अगर कोई पहिया ज़मीन को छोड़ेगा नहीं तो गाड़ी पलटेगी नहीं, यानी इसका मतलब ये भी। तो नीचे के दो ऑप्शन तो कन्फर्म क्या है, रॉन्ग है। अब आता है प्रॉब्लम क्रिएटिंग, जो है वो दोनों ऊपर वाले ऑप्शन A और B। उसमें पूछ रहा है, एक बार कह रहा है भीतरी पहिए छोड़ते हैं ज़मीन को, एक बार कह रहा है बाहरी पहिए छोड़ते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, एग्जैक्ट आप यही सोच रहे हैं, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपका माइंड वहीं जा रहा होगा कि ऑप्शन B सही है। बाहरी पहिए ज़मीन को छोड़ते हैं, जैसे पीछे बाहर की जो पहिए होते हैं ज़मीन को छोड़ करके और वहीं से गाड़ी पलट जाती है। तो आप यही सोच रहे हैं। हम आपको बता दें, आप गलत सोच रहे हैं। ये ऑप्शन इसका A वाला सही है। जी हाँ, बिल्कुल A वाला। भीतरी पहिए अभिकेंद्र बल के कारण भीतरी पहिए पहले ज़मीन को छोड़ते हैं, जिस वजह से बाहरी पहिए उसके बाद, जस्ट उसके बाद वो छोड़ते हैं और गाड़ी पलट जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये दूसरा, एक कण P आयत त्रिज्या के वित्तीय पथ पर एक समान चाल V से गति कर रहा है। कण P आयत त्रिज्या के वित्तीय पथ पर समान चाल V से गति कर रहा है, मतलब V वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। आप द रेडियस ऑफ स्मॉल r इन द सर्कुलर पाथ। चलते आगे देखते हैं। C वृत्त का केंद्र है, C सेंटर, वो जो सेंटर है उसका C है, तथा AB इसका व्यास है, जो इसका डायमीटर है वो AB है। B बिंदु से जाते समय, देखिए डायमीटर मतलब एक छोर पर 90 डिग्री पे जब खड़ा हुआ है, तो B बिंदु से जाते समय P का A व C बिंदुओं को परतः कोणीय वेग ओमेगा बराबर आपसे पूछ रहा है, इसका क्या अनुपात होगा। तो इसका अनुपात होगा 1/2। एक जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका B वाला वो सही है, 1/2। बिकॉज कहाँ पर ये है, एक बार A और दूसरी बार कण जो है
कर जो P है वो A और C बिंदुओं पर पूछा है, तो A कहाँ होगा, C कहाँ होगा, C सेंटर है, A कहाँ पर है, सर्कमफ्रेंस पे, और A भी डायमीटर है। तो A से जब C पे जाएगा तो A पर अगर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड है, तो C पे जाते समय वो 40 हो जाएगी, फिर आगे चल के 20 हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एक वस्तु अचर चाल से वृत्तीय पथ पर चल रहा है। यदि इसकी गति की दिशा उलट दें परंतु चाल स्थिर रहे, देखिए दिशा को बदल रहा है, चाल परिवर्तित नहीं हो रही, जिस स्पीड से वो चल रहा था, जितने भी स्पीड से 20-30 जो भी था उसका, उसी स्पीड से वो चल रहा है, परंतु उसका डायरेक्शन बदल दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला ऑप्शन, अभिकेंद्र बल का परिमाण स्थिर रहता है, अभिकेंद्र बल का परिमाण स्थिर रहता है। दूसरा, अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर लगता है, ठीक है, तो ये तो दिशा कभी उल्टने वाली ही नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए, अभिकेंद्र बल की दिशा अभिकेंद्र त्वरण की तरफ होता है, और अभिकेंद्र त्वरण सदैव केंद्र की ओर लगता है, नाम ही उसका अभिकेंद्र बल यार है, अभिकेंद्र, ठीक है, केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होता है। तीसरा ऑप्शन, अभिकेंद्रीय बल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक, दिशा में अभिकेंद्रीय बल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी कथन सत्य है। और जो लास्ट ऑप्शन है, अभिकेंद्रीय बल 2 गुना हो जाता है, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि न तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, न उसका मास बदल रहा है, तो F बराबर mv², इस वाले फार्मूले से अगर हम उसको सॉल्व करें mv²/r, तो ये किसी भी तरीके से उसके जो उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड समझ रहे ना, परिमाण, बल का जो परिमाण है वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, और इसमें से कोई भी फैक्टर बदला नहीं है, तो वो बदलेगा नहीं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, जो लिखा हुआ है अभिकेंद्र बल का परिमाण स्थिर रहता है, बिल्कुल सही यही है, उसका परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न तो उसका द्रव्यमान घट रहा है, न तो उसका वेग घट रहा है, और न ही उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मान जो है वो बदलेगा नहीं, मतलब ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक सड़क 10 मीटर चौड़ी है, इसकी वक्रीय त्रिज्या 50 मीटर है, इसकी बाहरी कोर अंतःकोर से 1.5 मीटर अधिक है। यह सड़क पर अधिकतम किस वेग के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त होगी? तो तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि ये इसको आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हम लिख देते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v²/rg, ये फार्मूला tan थीटा इक्वल टू v²/rg। देखिए इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, हम उसके लिए वो वेग v² की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। tan थीटा का फार्मूला वहाँ पर हम रखेंगे ना, tan थीटा दिया हुआ है कि वो कितने, उससे वो चौड़ी जो है उसका आधार दे दिया है, परपेंडिकुलर हमको पता है, वहाँ से हम जो है कि वैल्यू को tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, r दिया ही हमको है, और g की वैल्यू 9.8 या फिर 10 रख करके इसको हम कर लेंगे। तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा डी वाला, कौन सा, ये डी वाला 8.5 मीटर पर सेकेंड, डी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 5वां है, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल स्क्रीन पे, बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है। एक गोला L लंबाई के धागे से लटका हुआ है, ठीक है, गोला बॉब L लेंथ की लंबाई से उसको लटकाया गया है, इससे कितना न्यूनतम वेग प्रदान करें कि यह लटकन बिंदु ऊंचाई तक पहुंच जाए? आपने देखा हो कभी, हम ऐसे घुमाते हैं इस ऑब्जेक्ट को, यूँ ऐसे परपेंडिकुलर रख लीजिए इसको, ये अगर हम देखें, जस्ट ए मिनट, अगर हम देखें तो हम ऐसे किसी बॉडी को नहीं ऐसे परपेंडिकुलर करते हैं, तो ये यहाँ इसको कितना वेग दें यहाँ पर कि ये यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक, तो हमको यही बताना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला हमने पढ़ाया गया होगा अधिकतम वेग के लिए, तो होता है √2gl,
2GL, L मतलब लेंथ, जितनी लेंथ की वो धागा होगा उसी को रखेंगे। अगर R लेंथ दिया तो R रखेंगे, L दिया तो L रखेंगे। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, रेलवे मोड़ पर बाहर की पटरी अंदर की पटरी से ऊंची होती है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया ना, अभिकेंद्र बल के कारण, ताकि उसको गाड़ी जो है उस पर मुड़ते समय उसको अभिकेंद्र बल प्रदान हो जाए स्वयं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ना, साइकिल हम लेके जाते हैं, साइकिल को जब जाते हैं मोड़ पे, तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसकी स्पीड को कम करते हैं या फिर बड़े पथ की त्रिज्या अपनाते हैं, लंबा राउंड लेकर के हम साइकिल को मोड़ते हैं। या सबसे जो ट्रेंड होते हैं ना साइकिल चलाने वाले, देखा होगा आपने, जैसे हम भी पहले शुरू में जब साइकिल चलाते थे तो क्या होता था, जब मोड़ आता था या तो उतर जाते थे साइकिल से, भैया हमसे मोड़ नहीं पार होगा, गिर जाएंगे। या फिर क्या करते थे, एकदम ब्रेक ले करके साइकिल की स्पीड को एकदम स्लो कर देते थे, ठीक। और तीसरा जो ऑप्शन हम लेते थे वो हम लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड तक चले जाते थे। मोड़ को मोड़ते समय हम पूरा लंबा टर्न लेते थे मोड़ने के लिए। अच्छा, जब हम साइकिल चलाते जाते एक्सपर्ट हो गए तो फिर क्या करते हैं, अब साइकिल का मोड़ आता तो क्या करते हैं, हम न स्पीड कम करते हैं न लंबे पथ की त्रिज्या को अपनाते हैं, बल्कि साइकिल को झुका करके, ठीक है, जिससे करें वाह क्या स्टाइल मार के साइकिल मुड़ाया, तो वो स्टाइल मार करके हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मतलब हम मोड़ पे हैं जिसमें से अंदर वाली पटरी, ठीक है, बाहर की पटरी जो होती है वो अंदर वाली पटरी से ऊंची होती है, जिससे कि पटरियों द्वारा पहिए पर लगने वाला परिणामी बल पूछा आपसे है। तो इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन जो है आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। पहला है क्षैतिज दिशा में भीतर की ओर, ठीक, बिल्कुल। दूसरा, ऊर्ध्वाधर दिशा में कभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो अभिकेंद्र बल लगेगा। अभिकेंद्र बल की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की तरफ। और केंद्र कहाँ है, केंद्र कहाँ आपका है, साइकिल जब मुड़ाओगे तो उसका केंद्र कहाँ जाएगा, क्षैतिज दिशा में जाओगा ना, मोड़ की तरफ। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, कौन सा, क्षैतिज दिशा में भीतर की ओर। भीतर मतलब जिधर मोड़ है उधर की बात कर रहा है, ठीक। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने दिख रहा है। देखिए भाई, ये तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब एकदम घुमा के रख देगा आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कार समान गति से समतल सड़क पे चल रही है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल समतल है, तो बिल्कुल एक्यूरेट वो चल रही है। अच्छा, कार के भीतर हीलियम गैस से भरा गुब्बारा धागे से बांधकर तली से बांध दिया गया है। देखिए हीलियम गैस हल्की गैस होती है, हीलियम गैस, गुब्बारा उड़ेगा, फटेगा भी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। धागा ऊर्ध्वाधर रहता है, इसका मतलब कि प्रश्न में ये स्पष्ट कर दिया गया है, ये मान लिया गया है कि जो कार है वो एयर टाइट है, क्योंकि धागा तभी ऊर्ध्वाधर रहेगा जब वो एयर टाइट कार होगी, तभी होगा। अब कार बाईं ओर मुड़ जाती है, तो गुब्बारा कार में, अब गुब्बारे पे क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो पहला है ऊर्ध्वाधर ही रहेगा, कभी नहीं ऐसा होगा जब कार बाईं ओर मुड़ रही है, तो कभी भी कार अगर मोड़ पे है, बाईं हो या दाईं हो, तो ऊर्ध्वाधर गुब्बारा नहीं रह सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वक्र पथ पर फट जाएगा। वक्र पथ मतलब जिस पथ पे वो था, वो कर्वी सर्कुलर पाथ को कह रहा है वो, तो ये भी नहीं होगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं जाएगा। तीसरा, दाईं ओर फेंक दिया जाएगा, और चौथा, बाईं ओर फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किस ओर गाड़ी मुड़ी हुई है, गाड़ी हमारी बाईं ओर मुड़ी हुई है, और ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, एक बार दाईं दिया है और एक बार बाईं दिया है, और कार भी हमारी बाईं ओर मुड़ी है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बाईं ओर गुब्बारा फेंक दिया जाएगा, मतलब गुब्बारा बाहर, बाईं ओर जो है बाहर की तरफ गिर जाएगा। अब देखिए, जब गुब्बारे के बाहर की जो वायु है, ठीक है, गुब्बारे की जो बाहर की वायु मतलब हीलियम के बाहर जो एयर, हमारा एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो भारी होता है, तो भारी होने के कारण उसमें दाईं ओर गति की प्रकृति अधिक हो जाएगी।
बाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर हवा के भारी होने की वजह से उसकी जो गति है, उसकी प्रकृति अधिक हो जाएगी, जिससे गुब्बारा बाईं ओर रहेगा। मतलब जिस ओर गाड़ी मुड़ी थी उसी ओर हमारा गुब्बारा बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक साइकिल सवार 34.3 मीटर 34.3 मीटर परिधि, ये परिधि मतलब 2πr की वैल्यू दिया हुआ, परिधि के वृत्तीय पथ पर √22 कड़ी में 22 सेकेंड में घूमता है, ये टाइम दिया हुआ है आपका। उसके द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण tan थीटा, मतलब थीटा आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर लीजिए ना। पहले तो आप 2πr जो दिया है ना 34.3 34.3, ठीक है, इससे जो है आप 2πr त्रिज्या निकाल लीजिए, 2πr r की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, फिर वहाँ से आप जो है फार्मूला, सिंपल फार्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल मतलब v हो जाएगा, दूरी मतलब कितना दूरी होकर तय कर रहा है, पूरी परिधि चल रहा है, मतलब 2πr, और समय t कितना है √22। तो 2πr की जगह पर वैल्यू रख दीजिए 34.3 और समय की जगह पर √22, और यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आप एक और फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो tan थीटा की वैल्यू आप वहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि tan थीटा कितना होगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। v की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं 2πr/√22 से, r की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं 2πr इक्वल टू 34.3 से, और g की वैल्यू 9.8 या 10 रख करके सो कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर जो आपको आएगा वो आएगा पहला वाला 45 अंश। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 45, मतलब कि वहाँ से थीटा इक्वल टू 45 आ जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया आपका ए वाला। ओके, सीधा सा जो है फार्मूला लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे 2πr इक्वल टू 34.3, यहाँ से r को कैलकुलेट कर लेंगे, भाई 2π की वैल्यू रख देंगे, वहाँ से r कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जब r कैलकुलेट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फार्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी v इक्वल टू 2πr अपान t। वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू पता है, r की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और जब v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला tan थीटा इक्वल टू v²/rg, यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा कितना 45 अंश। कितना आएगा 45 अंश। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.25। वह अधिकतम चाल से जिससे एक कार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर बिना फिसले मुड़ सके। ठीक है, आपसे वी मैक्स वो वेलोसिटी पूछ रहा है जिससे कार बिना मुड़े क्या करे, मुड़ सके, बिना फिसले मुड़ सके, मतलब उसमें कितनी अधिकतम वेग हम उसे दें। तो आपको पता होगा टायर और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है, जिसके कारण जो है आपकी बाइसिकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी होता है वो स्लिप ना करे, ताकि वो गिरे ना। तो उसके लिए आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर भी आप एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी मैक्स या v इक्वल टू अंडरवुड कौन सा, म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू कितना है 0.25, आर की वैल्यू कितनी है 40, जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताया हुआ है कि जी की वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए जी की वैल्यू दिया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड 10 या 9.8, ये नहीं यूज़ करेंगे, जो दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो वहाँ वो यूज़ कर लेंगे। अपने वो कोई गेम खेला ना क्लाइम हिल वाला गेम, जिसमें बाइक को चढ़ाते हैं ना माउंटेन पे और मून पे, तो अलग अलग जगह की ग्रेविटी है। तो मान लीजिए हम कहीं पहुँचे जहाँ पर ग्रेविटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमें
आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी अधिकतम वेग जो हमें मिलेगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए आपसे पूछा हुआ है, एक कार आध त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर रेखीय वेग v से गति कर रही है। यदि इसकी चाल a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रही है तो परिणामी त्वरण का मान क्या होगा। आपको पता होगा ये कौन सा टॉपिक है, अभिकेंद्र बल का जो अभिकेंद्र त्वरण वाला फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा। ये ऐसे सर्कल बनता है, ये इसका ये कुछ फिगर दिख रहा है आपको। ऐसे सब सेंटर की तरफ हम लेके जाते हैं तो वहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण पूछता है ना, तो ये आपका होता है AR और ये होता है AT, नहीं होता, और ये आपका होता है A। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको मिलता है, और वो फार्मूला मिलता है कौन सा, आपको बता दें कि इसका जो फार्मूला होता है परिणामी त्वरण का, वो होता है A नेट बराबर √AR का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। A नेट बराबर, नेट लिखिए समझ लीजिएगा, इक्वल टू √, ठीक है, AR का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसे रेखीय त्वरण जो फार्मूला होता है उसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अगर हम रखेंगे, सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमें सही ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, आपको जो सही आंसर इसका मिलेगा जब हम वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे और ये फार्मूला लग करके, तो बी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। कौन सा, बी वाला, ये वाला आपको मिलेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको बताया इस चैप्टर से, तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, और आप हमसे चैनल से बने रहेंगे तो हम और भी लेटेस्ट वीडियो आपको देते रहेंगे। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं, आखिरी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा है, इसे एक डोरी से बांधा गया है, इसे अचर कोणीय वेग ω0 से घुमाया जाता है। यदि कोणीय वेग तथा डोरी की लंबाई दोगुनी कर दें तो डोरी का तनाव क्या होगा। तो इसमें से कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, तो आप सिंपली इसको फार्मूले पर रख कर सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता होगा, T0 = mr ओमेगा स्क्वायर, mr ω0 या ω0 स्क्वायर। इस फार्मूले पर रखकर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो m की तो वैल्यू वही रहेगी। और जब दूसरी बार कह रहा है तो उसमें बता रहा है ना कि इसकी त्रिज्या जो डोरी है उसको 2 गुना कर देते हैं, तो r की जगह पे 2r रख लीजिए, इसकी जगह पे 2r रख लीजिए, तो r की जगह पे 2r, और ओमेगा जो है वो बता रहा है 4 गुना। तो वहाँ पर क्या, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो त्रिज्या जब 2 गुनी होगी तो कोणीय वेग क्या उसका होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 4ω0। तो आप इसको लिखेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा आपको T बराबर m वही रहेगा, 2 गुना होने की वजह से ये हो जाएगा आपका 2r, और ये जब त्रिज्या 2 गुना होगी, लंबाई जब उसकी 2 गुना होगी तो कोणीय वेग जो है उसका 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 4ω0 का स्क्वायर। इस पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी, जो कितनी प्राप्त होगी, 8T0। डी वाला ऑप्शन आपको प्राप्त होगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन प्राप्त होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो BHU एंट्रेंस के लिए आपके लिए बताए जा रहे थे। क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट किए थे हमने, जिसमें 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू।